हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में हम एक नए पैरासाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। ये एक अमीबा है। अब अमीबा क्या है ये हम पहले वाली क्लास में यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका भी एक अमीबा है। अब अमीबा में देखो बहुत सारे अमीबा होते हैं, लेकिन जो मेन है एंट अमीबा स्टोलाइटिका जो कि पैथोजेनिक होता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जैसे एंट अमीबा कोलाई है, एंट अमीबा हर्टमानी है, एंट अमीबा जिंजिविलिस है, ऐसे कई पैरासाइट्स है, अमीबा है, लेकिन ये नॉन पैथोजेनिक है और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आज की क्लास में हम नेक्स्ट अमीबा के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक फ्री लिविंग अमीबा होता है। अब फ्री लिविंग अमीबा में भी जो पैथोजेनिक है और इम्पॉर्टेंट है वो है नेग्लेरिया फाउलेरी, जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेग्लेरिया फॉर्मरेली क्या है? क्योंकि हम किसी भी पैरासाइट की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसका इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी पैथोजेनिसिटी, देन फिर उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो हर पैरासाइट की ये स्टेप्स होती है जो कि हमें हर पैरासाइट को कवर करने में समझनी होगी। अब आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं आपके नेग्लेरिया फाउलेरी की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ नेग्लेरिया फाउलेरी। इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल लीजिए आप सभी। इंट्रोडक्शन। तो नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? एक फ्री लिविंग अमीबा है। क्या है? फ्री लिविंग अमीबा। फ्री लिविंग अमीबा क्या है अभी मैं आपको बताने वाली हूं, पहले लिख लीजिए। ये एक फ्री लिविंग अमीबा है। दूसरा, ये एक, आप इसको कह सकते हैं, यानी कि इसका एक और जो नाम होता है ना वो होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। क्या होता है? ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी कि ब्रेन को खाने वाला या ब्रेन ईटिंग पैरासाइट या ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको आप कह सकते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा, पहले पॉइंट लिख लीजिए। उसके अलावा ये बैक्टीरिया को फीड करता है, लेकिन ये ऑपर्चुनिस्टिक हो सकता है। फीड ऑन बैक्टीरिया, feed on bacteria but opportunistic may cause severe infection, may cause severe infection of CNS। जो होस्ट होता है उसको सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये थर्मोफिलिक होता है। क्या होता है? थर्मोफिलिक। अब इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये एक फ्री लिविंग अमीबा है। फ्री लिविंग नाम से समझ में आ रहा है कि ये फ्रीली घूमता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कि इसको होस्ट की जरूरत नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि इसको होस्ट मिले तभी ये अपने जीवन काल को पूरा कर पाएगा। ये बिना होस्ट के भी अपना जीवन जी सकता है, इसको होस्ट की नीड नहीं है। लेकिन अगर इसको मौका मिल रहा है कि होस्ट मिल रहा है, आगे से आ रहा है, तो फिर ये उसके अंदर एंट्री ले लेता है और फिर उससे न्यूट्रिएंट लेता है और उसको इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि अगर इसको होस्ट मिल रहा है, होस्ट की अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल कंडीशन को देखकर ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो इसके सामने अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो ये अपने फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर्ड कर देता है। तो ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस को आप मतलब एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, कि आपको हो सकता है कि आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा हो। क्योंकि उस वक्त जब भी आपके सामने कोई मुश्किल सिचुएशन आती है ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को डेवलप करते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, क्योंकि उसको सॉल्व करने में आप आपका एफर्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज को लगाते हो। तो वहां अपने आप में खुद में निखार आता है। तो ये आपके आगे बढ़ने का एक कदम हो सकता है। हमेशा इसीलिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, उनका सामना करना सीखो। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा आपको सिखा कर चला जाए। जैसे आपके सामने एग्जाम आ गई है, आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन वहां पर आपका एक्स्ट्रा माइंड चलेगा कि मैं इतने कम समय में कैसे सारा सिलेबस कवर करूं। आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, कि आपका अलग अलग स्किल्स उसमें लगाएंगे, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो वहां बहुत सारी नई नई चीजें निकल कर आती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आप अपने
सीखने का एक अवसर मान सकते हो इसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा की। ब्रेन ईटिंग अमीबा की मतलब ये आपके ब्रेन में जाकर टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करके ब्रेन में इंफेक्शन कॉज करता है। जो डिसीज कॉज करता है उसका नाम मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा मतलब कि ये एक ऐसा अमीबा है जो कि आपकी ब्रेन को खाता है, मतलब कि टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता है, उससे इरेथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट को लेता है और उसको तोड़ता रहता है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का मतलब आप समझ गए। फिर आता है फीड ऑन बैक्टीरिया। ये नॉर्मली बैक्टीरिया को फीड करता है और उससे न्यूट्रिएंट लेता है, लेकिन इसके सामने अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपॉर्चुनिस्टिक, कि होस्ट आ रहा है, तो ये फिर वो मौका नहीं छोड़ता है, उसका फायदा उठा लेता है, उसके अंदर एंट्री ले लेता है और फिर उस होस्ट से न्यूट्रिएंट लेता है और उसको बदले में इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है कि भैया वैकेंसी आई है, तो क्या आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे? उसका फायदा उठाएंगे, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास अवसर है गवर्नमेंट एग्जाम लेने का, तो और ऐसा मौका तो आप छोड़ेंगे नहीं, पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी अमीबा जो है वो अपॉर्चुनिटी जो इसके पास में आई है होस्ट की, उसका फायदा उठा लेता है और जी जान लगा देता है पूरे ब्रेन को डैमेज करने में, ठीक है। अब बात आती है थर्मोफिलिक की। थर्मोफिलिक का मतलब होता है कि ये वार्म फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, जहां पर ऑक्सीजन टेंशन लो होता है। लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन टेंशन लो होता है, ये वार्म फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको थर्मोफिलिक कहा जाता है। इसको एक और वर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हो, एम्फीजोनिक। एम्फी एम्फीजोनिक। तो ऐसे पैरासाइट्स जो कि फ्रीली भी यानी कि फ्री लिविंग भी होते हैं और जो होस्ट का भी फायदा उठाते हैं, होस्ट के अंदर भी सरवाइव कर रहे हैं, फ्री लिविंग भी सरवाइव कर रहे हैं, ऐसे पैरासाइट को आप एम्फीजोनिक कहते हैं। कि जब ये किसी पैरासाइट सॉरी किसी होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को चला रहे हैं, तो इसको एंडोजोनिक कहा जाता है। जब ये फ्री लिविंग अपनी लाइफ साइकिल को चला रहे हैं, तो इसको एक्सोजोनिक कहा जाता है। दोनों को मिलाकर आप कहते हैं एम्फीजोनिक। ये सारे पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आप आपके नेक्स्ट पेज पर, वो है डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वार्म फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये यूबिक्विटिस इन नेचर के होते हैं। कौन सा नेचर के होते हैं? यूबिक्विटिस इन नेचर, केटस इन नेचर, बट फाउंड इन या फ्रिक्वेंटली फाउंड इन वार्म, वार्म की जगह फ्रेश वाटर लिख लीजिए, या वार्म फ्रेश वाटर भी लिख सकते हैं, फ्रेश वाटर। जैसे कि आप लेक्स लिख सकते हैं, लेक्स में देख सकते हैं, पॉन्ड्स में देख सकते हैं, स्विमिंग पूल में देख सकते हैं, स्विमिंग पूल, एंड जो वार्म डिस्चार्ज होता है, वार्म डिस्चार्ज, या वार्म वाटर लिख सकते हैं, वार्म वाटर, या जो भी डिस्चार्ज होता है आपके प्लांट से और आपका जो इंडस्ट्रीज होती है वहां से, कहाँ से? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और प्लांट से। तो वहां से जो भी डिस्चार्ज निकलता है, वार्म डिस्चार्ज निकलता है, और लेक्स, पॉन्ड्स, स्विमिंग पूल, जहां फ्रेश वाटर है, जहां वार्म वाटर होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ऑल्सो सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकता है, सॉइल में भी प्रेजेंट होता है, सॉइल और वाटर दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये यूबिक्विटस इन नेचर का होता है। कैसा? यूबिक्विटस इन नेचर, मतलब कि ये हर जगह पाया जा सकता है, लेकिन मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वार्म फ्रेश वाटर में एंड सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आती है बात डिसीज की, कि ये कौन सी डिसीज कॉज करता है। ये कॉज करता है PAM। कौन सी डिसीज? PAM। PAM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी, प्राइमरी अमेबिक। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम याद रखना। आपको दिख रहा होगा, आई होप। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल ही रही हूँ, प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियो, मेनेंजो एंड सिफिलिटिस।
एनसेफेलाइटिस। ठीक है, पीएम का फुल फॉर्म है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफलाइटिस। मेनिंजो से आपको याद रहा है कि आपका ब्रेन, और एनसेफलाइटिस आइटिस जहां पर आ रहा है मतलब कि इन्फ्लामेशन हो रहा है। मींस इसका मेन टारगेट कौन सा है, आपका ब्रेन, क्योंकि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तो ये कहां पर डिसीज कॉज करता है, आपके ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियो एनसेफलाइटिस। ठीक है, ये देखो बहुत रेयर होता है बट बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो ये इसके कारण होस्ट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आपकी ब्रेन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। कई सारे सिम्टम्स शो होते हैं लेकिन समय पर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, बट ये बहुत रेयर कंडीशन में पाया जाता है। तो इसकी डिसीज कौन सी है, पीएएम, इसका याद रखिएगा, ये आपके ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करता है, बैन के टिश्यू का। अब चलिए बात आती है आपके नेग्लेरिया फॉवलेरी के टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के। तो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हर पैरासाइट का आपको पता होना चाहिए। मेन तो आप किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज याद रख लीजिएगा। बाकी का अगर आपको नहीं भी याद रहता है, क्योंकि देखो ये तो नाम है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, इसमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं। आप आपके हिसाब से ट्रिक जरूर लगा सकते हो इसमें, पर हर पैरासाइट में ट्रिक तो नहीं लगा पाएंगे। किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीसीज आप मेन याद रख लीजिए। बाकी का सब देख लीजिए। किंगडम इसका प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ किंगडम का है। फाइलम इसका पर्कोलोजोआ है। क्लास इसकी हेलेरोलॉप्सिया है, और ऑर्डर इसका सीजोपेरिनिडिया है, और फैमिली इसकी वेनकमफीडी है, और जीनस इसका नेग्लेरी, स्पीसीज इसका फॉवलेरी। जीनस स्पीसीज तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा, किंगडम आप सभी को पता ही है, और फाइलम है इसका पर्कोलोजोआ। क्लियर है, ये टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। अब मेन बात आती है आपके मॉर्फोलॉजी की, कि पैरासाइट की या अमीबा की या नेग्लेरिया फाउलेरी की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हर पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है ना। जैसे अमीबा पढ़ रहे हैं तो अमीबा में भी हर अमीबा की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो 3 फॉर्म में होती है। कौन कौन से फॉर्म, देखिए आप सभी को पता है, जैसे हमने एंटमीबा स्टोलाइटिका पढ़ा, तो उसकी 3 फॉर्म थे, एक था ट्रोफोजोइट, एक था प्रीसिस्ट, और एक था सिस्ट। यहाँ पर भी ट्रोफोजोइट और सिस्ट होगा, बट यहाँ ट्रोफोजोइट के 2 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, देखिए। ट्रोफोजोइट का फर्स्ट फॉर्म अगर आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी में, तो वो होता है अमीबॉइड फॉर्म। कौन सा, अमीबॉइड फॉर्म, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ये एक ट्रोफोजोइट है। दूसरा फॉर्म होता है ट्रोफोजोइट का फ्लैजिलेट्स, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तीसरा फॉर्म होता है इसका सिस्ट, जो कि नॉन मोटाइल होता है, स्फेरिकल शेप का, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब एक एक करके इनकी तीनों मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में से ही पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म निकलता है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। सबसे पहला आता है आपका अमीबॉइड फॉर्म। चलो पहले मैं आपको डायग्राम ही बता देती हूँ डायरेक्टली। ये इसका अमीबॉइड फॉर्म है, जो कि मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल। अब हम यहाँ लिखेंगे तो इसको लगाएंगे कहाँ, यहाँ देखो भैया, ये रहा इसका अमीबॉइड फॉर्म, जो कि एक ट्रोफोजोइट होता है। ट्रोफोजोइट होता है, ये एक्टिवली मोटाइल होता है, एक्टिवली मोटाइल होता है। किसके द्वारा मोटाइल होता है, बाय सूडोपोडिया। लेकिन इसके जो सूडोपोडिया होते हैं वो ब्लंट होते हैं। जैसे हमने उसके सूडोपोडिया देखे थे एंटमीबा स्टोलाइटिका के, कितने अच्छे से थे, है ना। इसमें ब्लंट होते हैं, इसीलिए इसको लोबोपोडिया कहा जाता है। लोबोपोडिया कहा जाता है। देखो ये ब्लंट सूडोपोडिया आपको दिखाई दे रहा है। इसका सूडोपोडिया का काम क्या होता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना, मोटाइल यानी कि ये मूव कर सकता है। अमीबा है, ठीक है, तो मूव तो करेगा क्योंकि इस पर सूडोपोडिया प्रेजेंट है। एक्टिवली मोटाइल है, लेकिन साथ साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर जरूरी होता है कि जब ये ब्रेन के अंदर एंट्री लेता है तो उस टिश्यू से ये एरिथ्रोसाइट को और ल्यूकोसाइट को इनगल्फ करता है। जब उनको इनगल्फ करता है तो ये टिश्यू का वहां पर डिस्ट्रक्शन करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। तो इसका जो वैक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हाईली वैक्यूल्स होता है, एंड ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, देखो ये इतने बड़े बड़े
वैक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें इसने आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को इंजेस्ट किया हुआ है। साथ ही छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्यूल्स भी इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ऑल्सो लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिखते हैं, बट क्लियरली आपको इलेक्ट्रॉन में दिखेंगे। उसके अलावा न्यूक्लियस अगर इसका देखेंगे आप, तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस देखो ये रहा, इसके अंदर न्यूक्लियस अप्रोक्स 3 माइक्रोमीटर साइज का होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर सेंट्रल कैरियोसोम प्रेजेंट होता है, क्लियरली दिखता है वो। और साइज की अगर बात करेंगे इस अमीबॉइड फॉर्म की, तो इसकी साइज होती है अप्रोक्स 10 टू 15 या 30 माइक्रोमीटर लिख लीजिए, 10 टू 30 माइक्रोमीटर, और एवरेज आप 22 माइक्रोमीटर लिखेंगे। एवरेज इतनी है, बाकी 10 टू 30 माइक्रोमीटर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यही आपके इस पैरासाइट का इन्फेक्टिव और इन्वेजिव फॉर्म होता है। यही इन्फेक्टिव एंड इन्वेजिव फॉर्म होता है। इन्फेक्टिव एंड इन्वेजिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। इन्वेजिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट। तो इस लाइन को मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि ना तो नीचे जगह है, और दूसरी बात कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ इसको लिखकर और हाईलाइट कर देते हैं। क्या ये ट्रोफोजोइट डिवाइड करता है? बिल्कुल डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? बाइनरी फिजन के द्वारा, यानी कि ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई करता है। इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ये आपके पैरासाइट का, समझ में आ गया। और ऑल्सो जो ये अमीबॉइड फॉर्म होता है, ये आपके इस पैरासाइट की ग्रोविंग स्टेज होती है, रेप्लिकेटेड स्टेज होती है, फीडिंग वाले स्टेज भी होती है ना। तो ग्रोविंग स्टेज कौन सी है, फीडिंग वाले स्टेज कौन सी है, रेप्लिकेशन वाले स्टेज कौन सी है? तो वो है आपका अमीबॉइड फॉर्म। जब आप इसका डायग्नोसिस करेंगे ना, तो डायग्नोसिस में अगर आप सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तो आप इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? या तो टिश्यू सैंपल लेकर करेंगे या फिर आप सीएसएफ से करेंगे। तो सीएसएफ में आपको ये दोनों फॉर्म नहीं दिखते हैं, बस केवल अमीबॉइड फॉर्म ही दिखता है। इलोंगेटेड होता है, दिख ही रहा है, ये इलोंगेटेड है पूरा। तो ये ओवरऑल आपके अमीबॉइड के बारे में हो गया, जो कि एक ट्रोफोजोइड था। इन्फेक्टिव इन्वेजिव फॉर्म याद रखिएगा। सेकंड आता है आपका फ्लैजिलेट्स। तो ये फ्लैजिलेट्स कैसे आ गया यहाँ पर? तो ये जो फ्लैजिलेट्स होता है, जिसमें देखो ये फ्लैजिल्ला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होते हैं एंड पर, फ्लैजिल्ला ऑन एंड कितने हैं? तो 2 फ्लैजिल्ला है। 2 फ्लैजिल्ला जो है वो एंड पर प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म बनता कैसे है, कैसा दिखता है? पियर शेप दिखता है, या सिगार शेप भी आप लिख सकते हैं। पियर और सिगार शेप का होता है, सिगार शेप का होता है। मैम ये फ्लैजिलेट फॉर्म बनता कैसे है और इसका काम क्या है? देखो इसका कोई काम नहीं है, ये केवल इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन के लिए होता है, कि जैसे अमीबॉइड इन्फेक्टिव फॉर्म है कि ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो ये इसी का फॉर्म होता है जो कि स्प्रेड करता है, इन्फेक्शन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करता है। कि अगर किसी होस्ट ने इसको इनहेल किया तो भी इन्फेक्शन होगा, इसको किया तो भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपके अमीबॉइड से ही बना हुआ है। फ्लैजिलेट्स फॉर्म अमीबॉइड, यानी कि ये अमीबॉइड फॉर्म से बना हुआ है। अमीबॉइड फॉर्म ट्रांसफर्ड इनटू नॉन फीडिंग। ये नॉन फीडिंग होता है, जैसे मैंने बोला ये फीडिंग कर सकता है। ये नॉन डिवाइडिंग होता है, ये डिवाइड नहीं कर सकता। ये केवल क्या कर सकता है? इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। ये ट्रांसफर्ड हुआ, अमीबॉइड फॉर्म ट्रांसफर्ड, हाँ ट्रांसफॉर्म्ड होता है, ट्रांसफर्ड नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्म्ड हो गया यार, ट्रांसफॉर्म्ड है ना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉन फीडिंग नॉन डिवाइडिंग फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स, और ये विद इन अ मिनट अकर होता है, विद इन अ मिनट अकर होता है। जैसे कि आपने कल्चर किया और कल्चर से अगर आप उसको डिस्टिल वाटर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे अमीबॉइड फॉर्म है, अमीबॉइड फॉर्म को अगर आप कल्चर से डिस्टिल वाटर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो वहां पर आपके फ्लैजिलेट्स फॉर्म में बदल जाता है विद इन अ मिनट। लेकिन कुछ मिनट बाद आप देखेंगे ना, तो फिर से ये फ्लैजिलेट्स फॉर्म ट्रोफोजोइट में बदल जाता है।
मान लीजिए किसी होस्ट ने फ्लैजिलेट को इनहेल कर लिया, अब वो उसकी बॉडी में एंट्री जैसे ही लेगा, वो क्या होगा, अपने फॉर्म को बदल लेगा और अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अमीबॉइड ही इन्फेक्शन कॉज करेगा, आगे का काम तो अमीबॉइड को करना है, ये केवल स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैजिलेट्स के बारे में। अब बात आती है सिस्ट के। तो सिस्ट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ये मोटिलिटी इसके अंदर नहीं होती है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, दिख ही रहा है आपको, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है। और इसकी साइज क्या होती है, इसकी साइज होती है 7 to 10 माइक्रोमीटर, एवरेज साइज है 7 to 10 माइक्रोमीटर। क्या आपको सिस्ट के अराउंड एक थीन सेल वॉल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो इसके अराउंड जो है, अराउंड थीन थीन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि हाईली रिफ्रैक्टाइल होती है। क्या होती है, हाईली रिफ्रैक्टाइल होती है। क्योंकि सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है कि अमीबॉइड फॉर्म जो है वो पड़ा हुआ है कहीं पर भी, मान लीजिए बाहर एनवायरनमेंट में, वाटर में पड़ा हुआ है, तो उस वक्त अगर उसको बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, या बॉडी के अंदर भी है, तो बॉडी यानी कि होस्ट के अंदर एंट्री ले चुका है, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर बन रहा है, तो उस कंडीशन के कारण ये अपने आप को बदल लेता है। क्योंकि मैंने कहा कि भैया ये चैलेंजेस को स्वीकार करता है कि कोल्ड टेम्परेचर आ रहा है, आने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपने फॉर्म को चेंज कर लेंगे, है ना। तो ये इसका फॉर्मेशन कब होता है, कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर्म्ड इन, है ना, यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में मैं लिख रही हूँ, फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट इसको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ये सरवाइव फिर भी कर लेता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, तो फिर भी ये सरवाइव नहीं कर सकता, है ना। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। हाईली रिफ्रैक्टाइल होता है, थीन वॉल्ड होती है, न्यूक्लियस देखेंगे क्लियरली, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है विद सेंट्रल कैरियोसोम, इसमें भी कुछ वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये इसकी कौन सी नॉन मोटाइल स्टेज होती है आपके पैरासाइट्स की, और नॉन डिवाइडिंग होता है, ये भी डिवाइड नहीं कर सकता। और इसकी डोरमेंट स्टेज होती है, एक मिनट, हाँ, ये इसकी डोरमेंट स्टेज होती है पैरासाइट की। क्या, कौन सी स्टेज होती है, डोरमेंट स्टेज होती है, डोरमेंट स्टेज होती है। तो डोरमेंट स्टेज का मतलब है कि इस कंडीशन में अमीबॉइड फॉर्म, जो कि एक इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो अपने आप को सिस्ट वाले फॉर्म में बॉडी के अंदर रख सकता है, जो कि डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये फिर से आपके अमीबॉइड फॉर्म में बदल जाता है। कौन से फॉर्म में, अमीबॉइड फॉर्म में बदल जाता है जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो ये आपकी डोरमेंट स्टेज होती है। क्लियर, समझ में आ गया। ऑल्सो आपने अमीबॉइड, फ्लैजिलेट्स और सिस्ट दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपकी अगली मोड की तरफ, वो है आपकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, लाइफ साइकिल इसकी कहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपका जैसे पॉन्ड वाटर है, स्विमिंग पूल है, वहां पर प्रेजेंट होता है। और हाँ, जो आपका सिस्ट होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाता है। लेकिन स्विमिंग पूल में जैसे 2 ppm अगर क्लोरीन डाला हुआ है, और 7% अगर सैलिनिटी है, तो भी वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, अब चलिए लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइफ साइकिल में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसका इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है जी। इन्फेक्टिव फॉर्म अभी बताया, वो है अमीबॉइड फॉर्म। अमीबॉइड फॉर्म इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। फिर दिन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इनहेलेशन। क्या है, इनहेल, इनहेल अमीबॉइड फॉर्म फ्रॉम कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर।
क्योंकि अक्सर ये वार्म वाटर में आपको मिलेगा, चाहे नल का पानी हो, अगर वो वार्म है वहां पर भी वो सरवाइव कर सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इनहेल के द्वारा होता है कि जब भी आप जैसे स्विमिंग पूल में गए नहाने के लिए, वहां पर अगर ये अमीबॉइड फॉर्म प्रेजेंट है तो ये फिर आपके नजल के थ्रू पहुंचकर आपके ब्रेन तक चला जाता है, वहां से ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। होस्ट, देखो मैंने जैसा कि कहा कि इसमें होस्ट रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट मिल रहा है आगे से तो फिर ये ऐसा मौका छूटता भी नहीं है। तो मेनली इसमें होस्ट जो है वो ह्यूमन होता है, लेकिन ह्यूमन में अगर आप बात करेंगे तो मेनली चाइल्ड एंड यंग अडल्ट इसका मेन गोल होता है। यंग एडल्ट और चाइल्ड में ये ज्यादा स्प्रेड होता है और ज्यादा तरीके से ग्रो कर सकता है। ये हो गई इसके लाइफ साइकिल की इन्फेक्टिव फॉर्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑन होस्ट। अब चलते हैं इसके लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से ये आपके बॉडी के अंदर जाता है। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अमीबॉइड फॉर्म है, जो कि मान लीजिए सॉइल में या फिर वाटर में प्रेजेंट है, ये इसका अमीबॉइड फॉर्म है। तो मैन एक्वायर इन्फेक्शन ड्यूरिंग स्विमिंग, मैं तैरने के लिए गया, गलती से उसने इसको इनहेल कर लिया, है ना। तो ये अगर इनहेल कर लेता है तो ये फिर मेन के अंदर आपकी ब्रेन तक पहुंचता है। हो सकता है कि उसने फ्लैजिलेट को भी इनहेल कर लिया, या तो फ्लैजिलेट को करेगा या फिर अमीबॉइड को करेगा। अगर फ्लैजिलेट को भी किया है तो वो अंदर जाकर फिर क्या करता है, अमीबॉइड फॉर्म में बदल जाता है ना। सिस्ट फॉर्म है तो सिस्ट इसकी डोरमेंट स्टेज होती है, तो अमीबॉइड से सिस्ट बन सकता है अनफेवरेबल कंडीशन में, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर से ये अमीबॉइड फॉर्म बन जाता है। तो कैसे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ बाय स्विमिंग पूल के द्वारा। कैसे, जो अमीबॉइड फॉर्म है, अमीबॉइड फॉर्म है जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, इन फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है, ऑल्सो इन सॉइल में भी हो सकता है, ठीक है, ऑल्सो इन सॉइल, सॉइल। तो ये जो अमीबॉइड फॉर्म है इसको किसने इनहेल किया, इसको इनहेल किया, ओ सॉरी पूरा ही चला गया, आ गया है ना। अमीबॉइड फॉर्म को कौन इनहेल करेगा, मैन एक्वायर करेगा बाय नेजल। इसको किसने एक्वायर किया, मैन ने, है ना। मैन एक्वायर अमीबॉइड फॉर्म बाय नेजल, है ना। वो नेजल के थ्रू अंदर चला गया जब वो स्विमिंग करने के लिए गया, वाइल स्विमिंग। जब वो स्विमिंग के लिए गया तो मैन ने अमीबॉइड फॉर्म को नेजल के थ्रू एक्वायर किया। अब क्या होगा कि ये जो अमीबॉइड फॉर्म है वो आपके अंदर एंट्री लेगा, आपके नेजल म्यूकोजा को इन्वाइट करेगा। क्या करेगा, ये एंट्री लेगा आगे की तरफ, और अमीबॉइड फॉर्म क्या करेगा, अमीबॉइड फॉर्म इनवर्ड नेजल म्यूकोजा, क्योंकि इसको कहाँ पहुंचना है, ब्रेन तक पहुंचना है। नेजल म्यूकोजा तो तक ये पहुंच गया। नेजल म्यूकोजा से ये कहाँ पर जाएगा, नेजल म्यूकोजा से ये फिर ये ट्रेवल करके, ट्रेवल अलोंग ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑल फैक्ट्री नर्व, और यहां से ऑल फैक्ट्री नर्व से फिर कहाँ चला जाएगा, आपके ब्रेन तक चला जाएगा। अब ब्रेन तक ये पहुंच गया ऑल फैक्ट्री नर्व से। अब ब्रेन में सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट तो ये ऑल फैक्ट्री बल्ब को इन्वाइट करेगा, उसके ऊपर आक्रमण करेगा। देन फिर ये पोस्टीरियर रीजन को इन्वाइट करेगा, पोस्टीरियर रीजन पर आक्रमण करेगा। क्या होगा ब्रेन में, कि ब्रेन में पहले यानी कि फर्स्ट ये किसको इन्वाइट करेगा, फर्स्ट इन्वाइट ऑल फैक्ट्री, शॉर्ट में लिख रही हूं, ऑल फैक्ट्री बल्ब को इन्वाइट करेगा। देन फिर पोस्टीरियर रीजन को करेगा, किसको, पोस्टीरियर रीजन को, पोस्टीरियर रीजन को इन्वाइट करेगा। और इस तरीके से ब्रेन में फिर आपके टिश्यू का ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। और जब टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करेगा तो क्या तो क्या करेगा, ये इरिथ्रोसाइट को, इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी को और डब्ल्यूबीसी को इनगल्फ करेगा, और डब्ल्यू
बीसी को इनगल्फ करेगा, इनगल्फमेंट ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, और उनसे न्यूट्रिएंट लेगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करता जाएगा, और अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है। ये ओवरऑल लाइफ साइकिल होती है आपके नेग्लेरिया फाउलेरी की, कि किस तरीके से मैन को इन्फेक्शन होता है, कैसे वो स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को फ्लैजिलेट्स के थ्रू और अमीबॉइड फॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब देखो अगली बात आती है आपके पैथोजेनिसिटी की, कि ये डिसीज कॉज कर रहा है पीएम। कैसे इसने डिसीज कॉज करी, देखो यहाँ पर पेशेंट आर मोस्टली प्रीवियसली हेल्थ, यंग एडल्ट और चिल्ड्रन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यंग एडल्ट और चिल्ड्रन को ये इफेक्ट करता है। ह्यूमन इन्फेक्शन कम, ह्यूमन को इन्फेक्शन कहाँ से आया, वाटर कंटेनिंग द अमीबा, कि आप ऐसे वाटर के कांटेक्ट में आए जहां पर वो अमीबा प्रेजेंट है, अमीबॉइड फॉर्म प्रेजेंट है, एंड यूजली फॉलो स्विमिंग और डिविंग इन पूल्स। ठीक है, और द अमीबा इन्वेड द नेजल म्यूकोजा, क्या हुआ, उस अमीबा ने इन्वाइड किया आपके न्यूजल मकोजा, नेजल म्यूकोजा पर, क्या किया, आक्रमण किया। फिर देन वो पास हुआ आपके ऑल फैक्ट्री नर्व के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक, क्योंकि इसका मेन जो गोल है वो आपके ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करना है और वहां से न्यूट्रिएंट लेना है, तो इसको ब्रेन तक पहुंचना है। ये ब्रेन तक पहुंच गया तो पहले तो ये किसको इन्फेक्ट करता है, इन्वाइड करता है आपके ऑल फैक्ट्री बल्ब को, फिर पोस्टीरियर रीजन को। वहां पर जाके इसने क्या किया, टू इनिशिएट एन एक्यूट प्यूरिलेंट मेनिंजाइटिस, वहां इसने एक्यूट प्यूरिलेंट मेनिंजाइटिस कॉज किया। फिर देन एनसेफलाइटिस, इन दोनों को मिलाकर आप कहते हैं प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियो एनसेफलाइटिस, जिसको शॉर्ट में आप पीएएम लिखते हैं, पीएएम। तो कभी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए, नेग्लेरिया फाउलेरी कौन सा डिसीज कॉज करता है, पीएएम डिसीज कॉज करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कि जब किसी होस्ट ने या होस्ट उसके कांटेक्ट में आ गया, अमीबॉइड फॉर्म को इनहेल कर लिया, और जब उसके सिम्टम्स आएंगे, यानी कि इनहेल करने से सिम्टम्स आने तक का जो पीरियड्स है, वो पीरियड्स कितना होता है, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और वो वेरी कर सकता है, 2 से 3 दिन में भी हो सकता है सिम्टम्स शो, या फिर 2 वीक तक भी नहीं होता है, तो 2 वीक या 2 से 3 दिन में आ जाते हैं सिम्टम्स। अब बात आती है क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे, तो सिम्टम्स तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स इसमें शो होते हैं, लेकिन जो मेन कॉमन सिम्टम्स आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। फीवर आ जाता है, बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है, रेगुलरली कंटिन्यूअसली हेडेक होता रहता है, कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग हो रही है, स्टीफ नेक हो रही है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। इसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं नेग्लेरिया फाउलेरी के कंडीशन में। ओके, तो ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया है हमारा मॉर्फोलॉजी, इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी। अब जो रिमेनिंग लेबोरेटरी डायग्नोसिस है उसके बारे में हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, कि ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी पीएएम डिसीज कॉज कर रहा है ब्रेन के अंदर, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक उसके लिए यूज करेंगे, और फिर उसको डायग्नोस करेंगे। सीएसएफ से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मेथड से कर सकते हैं, कल्चर से कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है ना, तो सभी टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन 3 फॉर्म इसके होते हैं, फ्लैजिलेट्स फॉर्म, अमीबॉइड फॉर्म और सिस्ट फॉर्म। तो अगर देखो ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे मेन डायग्नोसिस आपका होगा सीएसएफ। तो सीएसएफ डायग्नोसिस आप जब करते हैं तो आपको ओनली अमीबॉइड फॉर्म ही सीन होता है, ना तो सिस्ट फॉर्म होता है और ना ही फ्लैजिलेट्स फॉर्म होता है, क्योंकि इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, आपका अमीबॉइड फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के साथ। थैंक यू सो मच।